अक्सर ऐसा होता है ना कि हम किसी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति में होते हैं। हाँ मान लीजिए ऑफिस की कोई अहम मीटिंग चल रही है। हाँ, वो प्रेशर वाला माहौल है। बिल्कुल वही। हाँ। और सामने से कोई ऐसी बात कही जाती है जिस पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा हो, लेकिन उस गुस्से को दबाकर चेहरे पर एक बनावटी एकदम शांत सी मुस्कान लानी पड़ती है, जिसे हम अक्सर कॉर्पोरेट स्माइल कहते हैं। हाँ। या फिर अंदर से किसी बात को लेकर भयंकर घबराहट हो रही हो, पर दुनिया को दिखाना होता है कि सब कुछ पूरी तरह से कंट्रोल में है। मतलब हम इंसानों ने इस कंट्रोल को अपनी एक बहुत बड़ी ताकत मान लिया है। सही कहा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है। ठीक उस पल जब हमें इस नियंत्रण की, इस कंट्रोल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तभी ये कोशिश बुरी तरह से नाकाम हो जाती है। अचानक कोई कड़वी बात जुबान से फिसल जाती है, या बिना चाहे आवाज कांपने लगती है। एकदम सही। और जब ऐसा होता है तो अमूमन हम इस नाकामयाबी के लिए खुद के चरित्र को दोष देने लगते हैं। हाँ, हम सोचते हैं कि हम ही कमजोर हैं। बिल्कुल, ये मान लिया जाता है कि अनुशासन की कमी है या इंसान दिमागी रूप से कमजोर है। मतलब समाज ने हमें यही सिखाया है कि भावनाएं एक ऐसा अनियंत्रित जानवर हैं जिन्हें हर हाल में किसी भी तरह मैनेज किया जाना चाहिए। पर अगर हम संदीप चौहान की किताब द फिजिक्स ऑफ इमोशंस के नजरिए से देखें तो ये पूरी धारणा ही पलट जाती है पूरी तरह से। आज की इस गहन चर्चा में हम इसी किताब के कुछ सबसे मौलिक सिद्धांतों को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस किताब का सबसे बड़ा दावा यही है कि भावनाएं हमारी कोई व्यक्तिगत कमी या खूबी नहीं है, वे महज कुछ चीजों का परिणाम है। हाँ, कॉन्सिक्वेंसेस है। और अगर ये सच है तो पारंपरिक सेल्फ हेल्प और इमोशनल इंटेलिजेंस के जो तरीके हम सालों से अपनाते आ रहे हैं, वे शायद समाधान होने के बजाय खुद एक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल, हम हमेशा भावनाओं को एक प्रॉब्लम मानकर उसे सॉल्व करने के पीछे भागते हैं। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। इस किताब का दृष्टिकोण इसलिए अलग है क्योंकि ये मनोविज्ञान या नैतिकता की भाषा में बात नहीं करती। कोई जजमेंट नहीं है। हाँ, ये सही या गलत का फैसला नहीं सुनाती। ये विशुद्ध रूप से कारण और प्रभाव यानी कॉजैलिटी की गहराई में उतरती है। ओके। चौहान बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भावनाएं कोई ऐसी जागीर नहीं है जो हमारे निर्देशों का पालन करेंगी। जब तक हमें ये एहसास होता है कि हमें गुस्सा आ रहा है या डर लग रहा है, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। बिल्कुल, तब तक वे भावनाएं हमारे किसी भी प्रयास से पहले ही जन्म ले चुकी होती हैं। वे एक एंड प्रोडक्ट हैं। ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसे समझने के लिए हमें उस जगह जाना होगा जहां से ये भावनाएं पैदा होती हैं। सही कहा। और यहीं पर हमारे मन की जो एक आम समझ है उससे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। आमतौर पर हम माइंड को एक कंटेनर या एक स्टोरेज डिब्बे की तरह देखते हैं, एक बक्से की तरह। हाँ, जैसे हमारे अंदर कोई एक संदूक है जहां हमने अपने सारे डरों को, सारे पुराने गुस्सों को और खुशियों को ठूस कर भर रखा है। और हम उस पर ढक्कन लगाना चाहते हैं। वही तो, हमें लगता है कि जब हम ऑफिस में होते हैं तो हम उस संदूक का ढक्कन कसकर बंद कर सकते हैं ताकि कुछ बाहर ना निकले। और यही कंटेनर वाली सोच सबसे बड़ी भ्रांति है। मन कोई डिब्बा नहीं है जिसे बंद किया जा सके। तो फिर क्या है? किताब इसे एक सक्रिय क्षेत्र या एक्टिव फील्ड के रूप में परिभाषित करती है। एक्टिव फील्ड? अब इसे ऐसे समझना होगा, भावनाएं कोई ठोस वस्तु नहीं है जिन्हें आप किसी तिजोरी में बंद कर दें। वे तो उस फील्ड में होने वाले टकराव से पैदा हुए पैटर्न है। टकराव मतलब किस तरह का टकराव? हमारी आंतरिक स्थिति और बाहरी दुनिया के बीच का टकराव। मान लीजिए आपका शरीर पिछले 3 दिनों से थका हुआ है, नींद पूरी नहीं हुई है, जो कि अक्सर होता है। हाँ, और आपके दिमाग में कल रात की कोई बहस गूंज रही है। ये आपकी आंतरिक स्थिति है। अब अचानक आपके सामने कोई ऐसा काम आता है जो आपकी उम्मीद के खिलाफ है, कोई नया स्ट्रेस। बिल्कुल, तो उस थकावट, उस पुरानी याद और उस नए बाहरी दबाव के बीच जो फ्रिक्शन या टकराव पैदा होता है, उस फ्रिक्शन का जो स्वरूप उभर कर आता है उसे हम एक नाम दे देते हैं, गुस्सा या चिड़चिड़ापन। एकदम सही। भावनाएं सिर्फ इस टकराव का एक आउटपुट है। एक मिनट, अगर ऐसा है तो भावनाओं को दबाने की कोशिश करना ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी तूफानी हवा को एक शीशे के जार में बंद करने की कोशिश करना। जार तो टूटेगा ही। बहुत बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन देखिए, जिंदगी बहुत प्रैक्टिकल है। कई बार कॉर्पोरेट माहौल में या पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच भावनाओं को दबाना एक मजबूरी बन जाता है। हाँ, व्यवहारिक लगता है। तो क्या काम निपटाने के लिए उस वक्त उन भावनाओं को रोकना जरूरी नहीं है? ये सवाल बहुत ही प्रासंगिक है, लेकिन किताब इसे ऊर्जा के सिद्धांत से समझाती है। देखिए, जब किसी भावना को दबाया जाता है तो उस बहाव की गति अचानक रुक जाती है। ओके। इस रुकावट से पूरे सिस्टम में एक भारी तनाव, एक टेंशन पैदा होता है।
चौहान लिखते हैं कि जो भयानक मानसिक और शारीरिक थकान हम महसूस करते हैं, हाँ, जो बर्नआउट होता है, बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा महसूस करने से नहीं होती, वो बहुत ज्यादा रोक कर रखने या होल्डिंग बैक की वजह से होती है। ओह, यानी जो शाम को 6 बजे दफ्तर से निकलने के बाद एक इंसान पूरी तरह से निचोड़ा हुआ महसूस करता है, जी, वो सिर्फ काम का बोझ नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो उस तूफानी हवा को जार में दबाए रखने की थकान है। दिन भर आपका सिस्टम अपनी सारी ऊर्जा उस भावना को बाहर आने से रोकने में लगा रहा था। बाप रे! और ये कोई स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि दबाव कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ही, या तो वो किसी दिन एक बड़े विस्फोट के रूप में बाहर आएगा। जैसे हम अचानक किसी पर भड़क जाते हैं। हाँ, या फिर वो शरीर के अंदर ही कोई बीमारी बन के बैठ जाएगा, क्रॉनिक स्ट्रेस। अगर ये बात इतनी ही स्पष्ट है और मन सिर्फ एक खुला मैदान है जहां आंतरिक और बाहरी स्थितियों के टकराने से कुछ पैटर्न बन रहे हैं, हाँ, तो हम हमेशा ये क्यों कहते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है या ये मेरा डर है? हम हमेशा उन भावनाओं के आगे मेरा शब्द क्यों लगा देते हैं? हाँ, यही सबसे बड़ा पेच है। यहीं से तो हमारी अपनी पहचान का सवाल खड़ा हो जाता है ना। बिल्कुल। द फिजिक्स ऑफ इमोशंस इस मालिकाना हक को हमारी सबसे बड़ी भूल मानती है। जब कोई कहता है मेरा गुस्सा, तो वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया को अपनी संपत्ति मान लेता है। ओके। और जैसे ही आप किसी चीज को अपनी संपत्ति मान लेते हैं, तो उसके साथ जजमेंट जुड़ जाता है। सिस्टम खुद से ही लड़ने लगता है कि अरे मैं तो एक शांत इंसान हूं, फिर मुझे ये गुस्सा क्यों आ रहा है? लेकिन अगर वो गुस्सा मेरा नहीं है, वो डर मेरा नहीं है, तो फिर ये जो इंसान खुद को मैं कहता है वो क्या है? चौहान यहाँ आइडेंटिटी या पहचान की एक बहुत ही अलग परिभाषा देते हैं। वे कहते हैं कि पहचान कोई शाश्वत आत्मा या कोई ठोस वस्तु नहीं है। तो क्या है? यह एक स्थिर असंतुलन या स्टेबल मिसअलाइनमेंट है। स्थिर असंतुलन। इसे थोड़ा किसी रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। ये सुनने में काफी तकनीकी लग रहा है। चलिए इसे एक शारीरिक मुद्रा से समझते हैं। मान लीजिए कोई इंसान कई सालों तक अपने एक ही कंधे पर एक बहुत भारी बैग टांग कर चलता है। ठीक है। समय के साथ उसकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी एक तरफ झुक जाती है। अब वो झुकाव, वो डिस्टॉर्शन उसके लिए नॉर्मल बन गया है। हाँ, उसे पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। जब वो बिना बैग के भी चलता है, तो हल्का सा झुका हुआ ही चलता है। ठीक इसी तरह बचपन से लेकर आज तक हमारे जितने भी अनुभव रहे हैं, जो आघात लगे हैं, जो यादें हैं, उन सब ने मिलकर हमें एक आकार दे दिया है। हाँ, उन सब ने मिलकर हमारे मानसिक फील्ड में एक तरह का डिस्टॉर्शन पैदा कर दिया है। इसी डिस्टॉर्शन के ढांचे को हम अपनी पहचान कहते हैं। ओह वाओ, ये एक बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर है। यानी एक जीवित प्रणाली को अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए थोड़ा सा डिस्टॉर्शन जरूरी है, ताकि हम तुरंत शून्य में न विलीन हो जाएं। एकदम सही पकड़ा आपने। ये मुझे नदी में बनने वाले भंवर की याद दिलाता है। मतलब पानी लगातार बह रहा है, हमेशा बदल रहा है, लेकिन उस भंवर का आकार वही रहता है। हाँ, एक पैटर्न बन जाता है। वो भंवर कोई ठोस चीज नहीं है, वो बस पानी के बहने का एक खास तरीका है। तो जब मैं कहती हूँ मेरा गुस्सा, तो क्या मैं बस बहते हुए पानी के एक पल को पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ? अगर हम इसे बड़े पैमाने पे देखें, तो भंवर का उदाहरण इसे बहुत सटीकता से स्पष्ट करता है। जब हम कहते हैं मेरा गुस्सा, तो हम उस भंवर को अपनी जागीर मान लेते हैं। क्या ये मालिकाना हक ही हमें भावनाओं से मुक्त नहीं होने देता? बिल्कुल। मालिकाना हक जताने से होता यह है कि एक बहुत ही साधारण सा सूचनात्मक संकेत, एक मैसेंजर, एक आत्मसंघर्ष में बदल जाता है। भावनाएं तो सिर्फ ये बता रही होती हैं कि सिस्टम में कुछ संरेखित या अलाइंड है या नहीं। दर्द की तरह। जैसे शरीर में कहीं दर्द होता है, तो वो ये नहीं बताता कि हम बुरे इंसान हैं। नहीं, वो बस एक सिग्नल है। वो बस ये बताता है कि शरीर के उस हिस्से में कुछ गड़बड़ है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक वही काम भावनाओं का है। वे बता रही हैं कि सिस्टम में कुछ मिसअलाइंड है, लेकिन हम उस संदेश को पढ़ने के बजाय उस डाकिये को ही अपना दुश्मन मान बैठते हैं। अगर भावनाएं हमारी अपनी संपत्ति नहीं है और उन्हें दबाना इतना नुकसानदायक है, तो आज की तारीख में हर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, पारंपरिक इमोशनल इंटेलिजेंस, हाँ, EI, वो तो पूरी तरह से सवालों के घेरे में आ जाता है। वहां तो यही सिखाया जाता है कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, कैसे शांत दिखें। पारंपरिक इमोशनल इंटेलिजेंस की समस्या यही है कि वो भावनाओं को कंट्रोल करने और एक बाहरी आवरण को शांत बनाए रखने पर जोर देती है। कंपोजर बनाए रखना। हाँ, चौहान के अनुसार ये मैनेजमेंट एक भ्रम है। ये असल में एक PR एक्सरसाइज की तरह है। बाहर से कोई व्यक्ति बहुत ही परिपक्व और शांत लग सकता है, लेकिन अंदर उस नदी की दीवार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल।
अंदर तनाव बढ़ता रहता है। तो फिर इसका विकल्प क्या है? अगर कंट्रोल नहीं करना है तो क्या हर जगह भावनाओं को फूटने देना है? नहीं, विकल्प हर जगह विस्फोट करना भी नहीं है। हमें कंट्रोल की नहीं बल्कि फील्ड लिटरेसी की जरूरत है। फील्ड लिटरेसी मतलब साक्षरता? हाँ, फील्ड लिटरेसी का मतलब है भावनाओं के फटने से पहले ही आंतरिक और बाहरी रिपल कंडीशंस को पढ़ना, लहरों जैसी स्थितियों को समझना। रिपल कंडीशंस यानी लहरें उठने से पहले की हलचल। इसे एक उदाहरण से डिकोड करते हैं। मान लीजिए एक मैनेजर किसी मीटिंग में जा रहा है और उसे पता है कि वहां एक कर्मचारी के काम को लेकर बहस हो सकती है। आम बात है। अगर वह पारंपरिक इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करे तो वो सोचेगा चाहे जो हो जाए मुझे अपनी आवाज ऊंची नहीं करनी है, मुझे शांत दिखना है। और वहीं फील्ड लिटरेसी वाला मैनेजर मीटिंग से पहले ही अपनी आंतरिक हलचल को पढ़ लेगा। कैसे? वो नोटिस करेगा कि आज उसकी सांसें थोड़ी तेज चल रही हैं, कल रात की नींद पूरी न होने की वजह से शरीर में एक हल्की सी थकावट है। ओके। और उस विशिष्ट कर्मचारी के साथ पिछले हफ्ते की बहस की याद अभी भी दिमाग में एक तनाव पैदा कर रही है। वो इन रिपल्स को पहचान लेता है। हाँ, उसे समझ आ जाता है कि आज यह थकावट और ये पुरानी याद मिलकर उस मीटिंग में गुस्सा नाम का आउटपुट पैदा करने वाली है। यानी पारंपरिक एआई एक नाव में भर रहे पानी को बाल्टी से बाहर निकालने जैसा है। जो आप तब करते हैं जब स्थिति बिगड़ चुकी होती है। हाँ। जबकि फील्ड लिटरेसी तूफान को पहले से देखकर, हवा का रुख समझकर नाव की दिशा बदल लेने जैसा है। बहुत सटीक तुलना है। जब आप संदर्भ को, उस कॉन्टेक्स्ट को समझ जाते हैं तो आपको भावनाओं से लड़ना नहीं पड़ता। एक्शन खुद ब खुद सटीक हो जाता है। पर यहाँ एक बात खटकती है। अगर एक इंसान को हर वक्त अपनी आंतरिक स्थितियों को, अपनी शारीरिक थकावट, सांसों की गति और पुरानी यादों को पढ़ना पड़े तो क्या होगा? तो क्या ये प्रक्रिया इंसान को अति सतर्क या हाइपर विजिलेंट नहीं बना देगी? क्या ये लगातार खुद को स्कैन करते रहना पैरानोया और थकावट नहीं लाएगा? शुरुआत में ये सतर्कता लग सकती है, लेकिन विशेषज्ञ स्पष्ट करते हैं कि इसका मतलब पैरानोया नहीं है, ये ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन? हाँ, जैसे जब कोई साइकिल चलाना सीखता है तो उसे पेडल, हैंडल और बैलेंस सब पर एक साथ ध्यान देना पड़ता है। उस वक्त वो बहुत कॉन्शियस होता है। बिल्कुल, लेकिन कुछ समय बाद ये उसकी प्रकृति बन जाता है। फील्ड लिटरेसी जब एक बार स्थापित हो जाती है तो सिस्टम खुद ब खुद संदर्भ को समझने लगता है। आपको हर पल सोचना नहीं पड़ता, बिना किसी अतिरिक्त मानसिक संघर्ष के। हाँ, और जब ये संघर्ष खत्म होता है तब अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन का विज्ञान काम आता है, जिसे आमतौर पर लोग कोई जादुई या रहस्यमयी चीज मान लेते हैं। अरे हाँ, इंट्यूशन को तो ऐसे पेश किया जाता है जैसे कोई छठी इंद्री हो या भविष्यवाणी हो रही हो। एकदम। तो द फिजिक्स ऑफ इमोशंस इसे कैसे परिभाषित करते हैं? जवान, इसे लो लैटेंसी अलाइनमेंट कहते हैं। लो लैटेंसी अलाइनमेंट। लैटेंसी जैसे ऑनलाइन वीडियो गेम खेलते समय इंटरनेट की स्पीड में जो लैग आता है। बिल्कुल भाई, बेहतरीन एनालॉजी है। लैटेंसी का मतलब है वो समय जो किसी सिग्नल के आने और हमारे सिस्टम के अलाइन होने के बीच लगता है। अच्छा। जब हम अपनी भावनाओं से लड़ रहे होते हैं तो ये लैटेंसी बहुत ज्यादा होती है। हम सोचते हैं, विश्लेषण करते हैं, खुद को रोकते हैं, बहुत सारा मानसिक घर्षण होता है। हाँ, लेकिन लो लैटेंसी का मतलब है कि कोई सिग्नल आया और आपने तुरंत बिना बहुत ज्यादा सोचे एक सटीक कदम उठाया। जीरो लैग। हाँ, आपका सिस्टम स्थितियों को इतनी अच्छी तरह से पढ़ रहा होता है कि फैसला तुरंत हो जाता है। इसी जीरो लैग अवस्था को हम इंट्यूशन कहते हैं। ये तो प्रतिक्रिया और अनुक्रिया यानी रिएक्शन और रिस्पॉन्स के उस पुरानी डिबेट को भी नया आयाम देता है। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि तुरंत रिएक्ट करना बुरा है और पॉज लेकर रिस्पॉन्ड करना अच्छा है। इसे एक नैतिक नियम बना दिया गया है। हाँ, जबकि असल में इन दोनों के बीच कोई नैतिक अंतर नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ समय या टेम्पोरल अंतर है। रिएक्शन तब होता है जब सिस्टम मिसअलाइंड होता है। हम अलाइनमेंट को पढ़ नहीं पाते और हड़बड़ाहट में कुछ कर बैठते हैं। सही कहा। लेकिन जब लेटेंसी कम होती है तो एक बहुत छोटा सा स्वाभाविक पॉज आता है और फिर सटीक रिस्पॉन्स आता है। और ये समाज की उस परिभाषा पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है जिसे हम मैच्योरिटी कहते हैं। कैसे? मतलब समाज तो उसी को मैच्योर मानता है जो चुपचाप सह ले। यहाँ तो बात कुछ और ही है। इसका मतलब सच्ची मैच्योरिटी वो है जब आप सही समय आने पर तुरंत एक्शन लें, ना कि सिर्फ इसलिए चुप रहें क्योंकि समाज ऐसा चाहता है। तो एकदम सही। किताब इस धारणा को पूरी तरह खारिज करती है। परिपक्वता को चुप रहने के रूप में नहीं,
बल्कि अस्थायी संरेखन या टेम्पोरल अलाइनमेंट के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी सही समय पर कार्य करना। वाव। जब खामोशी बनाए रखने में प्रयास लगाना पड़े तो वो पहले से ही मिस अलाइंड है, वो सिर्फ एक सप्रेस्ड फील्ड है। इसी बात को अगर हम आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस से जोड़ें तो वहां भी हमारी समझ कितनी उल्टी है। हम सोचते हैं कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ता है। आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे बाहर से थोपा जाए या जबरदस्ती पैदा किया जाए। तो फिर क्या है? चौहान कहते हैं कि आत्मविश्वास सिर्फ और सिर्फ आंतरिक घर्षण यानी इंटरनल फ्रिक्शन की कमी का नाम है। जब आपके अंदर इस बात को लेकर कोई लड़ाई नहीं चल रही होती कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, तो जो ऊर्जा बचती है वही आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास आंतरिक घर्षण की कमी है। ये एक ऐसा विचार है जो इस पूरी चर्चा का सार अपने अंदर समेटे हुए है। बिल्कुल। समस्या मानना बंद करना होगा। वे केवल सूचनात्मक संकेत हैं, डेटा हैं। हाँ, मैनेजमेंट से लिटरेसी की ओर ये बदलाव हमारे जीवन से उस लगातार चलने वाले संघर्ष को खत्म कर देता है। सुनने वालों के लिए इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब उन्हें अपनी हर भावना के लिए खुद को जज करने की जरूरत नहीं है। कोई अदालत नहीं बैठानी है खुद के लिए। बिल्कुल। भावनाओं को काबू करने की थका देने वाली कोशिश को छोड़कर बस उन्हें पढ़ना और महसूस करके पूरा होने देना सीखना है। और जब हम ऐसा करने की कल्पना करते हैं तो अंत में एक बहुत ही गहरा विचार उभर कर आता है। क्या? सोच कर देखिए, अगर हमारी वो पहचान, हमारी आइडेंटिटी सिर्फ अनुभवों और तनाव को एक साथ रोके रखने का एक ढांचा भर है, एक स्थिर असंतुलन। हाँ, तो जरा सोचिए, जिस दिन हम अपनी हर भावना को बिना किसी प्रतिरोध के पूरी तरह से अपने अंदर से गुजर जाने देंगे, क्या उस दिन हम अपना स्वयं, अपना वजूद खो देंगे? या फिर क्या हम पहली बार पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे? ये एक ऐसा विचार है जो सच में भीतर तक झकझोर देता है। ये सवाल श्रोताओं को खुद सोचने के लिए प्रेरित करेगा कि क्या हम अपने तनाव को सिर्फ इसलिए जकड़ कर रखते हैं क्योंकि हमें अपने वजूद के मिटने का डर है। ये एक ऐसा सवाल है जो इस चर्चा के खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।